नमस्कार। सुबह के 7 बजे हैं। खबर गर्मा गर्म के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री के दौरे की। आज सीएम योगी आदित्यनाथ शामली का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामली में सभा को संबोधित करेंगे। पीएससी कैंप का भी शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी मुख्यमंत्री देंगे। सीएम 411 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। 30 कार्यों का लोकार्पण और 83 कार्यों का शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाना है। मुख्यमंत्री पीएससी कैंप के शिलान्यास के साथ ही आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित करेंगे। साथ ही कैराना पलायन के बाद वापस लौट चुके परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। तो करोड़ों की योजनाओं की सौगात आज मुख्यमंत्री कैराना और शामली की जनता को देने वाले हैं। पीएससी कैंप की सौगात भी यहां पर दी जाएगी। शामली को पीएससी कैंप की सौगात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज देंगे। आ रहे हैं वो भी एक बड़ा तोहफा लेकर के। कैराना में एक पीएससी कैंप के शिलान्यास के लिए योगी जी का कार्यक्रम है, तो भारी उत्साह लोगों के अंदर है, बड़ी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, शामली की जनता पल के बिछाए बैठी है और सभी लोग अभिनंदन करना चाहते हैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि आपने शामली जनपद को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जो नई ऊर्जा दी है, नई दिशा दी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, हम सब आपका स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार। और बातचीत करने के लिए शामली से हमारे संवाददाता शाहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, कितने बजे मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और किस तरह की तैयारियां उनके दौरे को लेकर? अनुपम, बिल्कुल जो मुख्यमंत्री हैं वो आज जो है 11 बजे कैराना पहुंचेंगे और उनके जो कार्यक्रम की तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। एक पंडाल जो है विजयपथिक इंटर कॉलेज में लगाया गया है, जहां पर जो है मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और जो है कैराना में एक पीएससी कैंप का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा जो है करोड़ों रुपए की जो योजनाएं हैं उनका जो है लोकार्पण करेंगे। कैराना जो है पहले से ही एजेंडा रहा है बीजेपी का, क्योंकि जो 2017 का जो चुनाव था, बीजेपी ने जो है कैराना पलायन को मुद्दा बनाते हुए इलेक्शन में पूरा चुनाव किया था और उसी के आधार पर जो है प्रदेश में आई थी। और एनकाउंटर जो क्लीन स्वीप जो बदमाशों के खिलाफ चलाया था वो भी जो है शामली से स्टार्ट हुआ था और कैराना में बदमाशों को जो है एनकाउंटर में मार गिराया था। कैराना में एक बड़े स्तर पर जो है पलायन हुआ था, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री की नजर जो है कैराना पर थी और आज उसी को लेकर के एक बार फिर जो कैराना में पलायन हुआ था, जो व्यापारी जो है कैराना छोड़कर चले गए थे, वो जो परिवार वापस आए हैं उनसे भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। शाहनवाज, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की ही। नवंबर में उत्तर प्रदेश को कई सौगातें मिलने वाली हैं। आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट का जहां शिलान्यास होगा, वहीं पहली 10 नवंबर को सीएम योगी कानपुर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद कानपुर के लोगों को मेट्रो की सौगात मिल जाएगी। दूसरी खबर, 16 नवंबर को पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सुल्तानपुर में उद्घाटन करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने पर पूर्वांचल वासियों को बड़ी राहत मिल जाएगी। और तीसरी खबर, 25 नवंबर को पीएम मोदी और सीएम योगी एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे। यानी इस नवंबर में उत्तर प्रदेश को 3 बड़ी सौगात मिलने जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को ग्रेटर नोएडा का दौरा करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान उनके साथ शामिल होंगे। तो 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान उनके साथ वहां पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। 25 नवंबर की तारीख तय की गई है और उत्तर प्रदेश को यहां पर नवंबर में 3 बड़ी सौगात मिलने जा रही हैं। इस कार्यक्रम के दौरान 25 नवंबर को ग्रेटर नोएडा में क्या होगा? एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा। एयरपोर्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। साइट की बाउंड्री वॉल बनाने का काम चल रहा है। इस दौरान बीजेपी एक बड़ी रैली करने की तैयारी कर रही है। इसमें बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और अलीगढ़ समेत कई जगहों से लोगों को बुलाया गया है। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी शामिल होने के लिए बोला गया है, क्योंकि बीजेपी विशाल कार्यक्रम करने की तैयारी कर रही है।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्यों में दौरे तेज करने जा रहे हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो अगले 15 दिन में प्रधानमंत्री के 3 दौरे होने जा रहे हैं। पहला दौरा प्रधानमंत्री का 16 नवंबर को सुल्तानपुर से शुरू होगा। इस मौके पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर रैली करेंगे। इस एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने से पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को अच्छा फायदा होगा। इसके बाद 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी का दौरा करेंगे। इस मौके पर 75वीं वर्षगांठ के मौके पर शामिल होंगे और बुंदेलखंड को कई सौगात भी देंगे। और तीसरा दौरा लखनऊ का है, जब प्रधानमंत्री मोदी 20 नवंबर से शुरू हो रहे डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जो 22 नवंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में अमित शाह भी शामिल होंगे। 2022 के चुनाव से पहले पूर्वांचल के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 16 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। साथ ही इस मौके पर पीएम मोदी सुल्तानपुर में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के साथ ही पूर्वांचल को बड़ी सौगात देते हुए 6 लेन के 340 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, जो अब बनकर तैयार हो चुका है। लखनऊ के चांसराय से निकलने वाला ये एक्सप्रेसवे यहां से होते हुए बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर होते हुए गाजीपुर तक जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो फिलहाल तो ये 6 लेन है, लेकिन भविष्य में इसे 8 लेन करने की भी गुंजाइश है, जिसकी तैयारियां भी यूपी सरकार की ओर से की गई है। माना यह जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के बनकर तैयार होने से जहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमांचल की नजदीकियां बढ़ जाएंगी, तो वही दिल्ली से बिहार का सफर भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अनामिका न्यूज़ 18 लखनऊ। 2022 में चुनाव को लेकर दिल्ली में रविवार को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भी मंथन हुआ। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। कोरोना काल में सेवा की नई संस्कृति देखने को मिली है। लोगों के साथ हमारी पार्टी ने लोगों की हर संभव मदद की। पीएम ने यह भी कहा कि योगी सरकार ने भी बेहतरीन काम किया है। तो यूपी और उत्तराखंड पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में खास फोकस रहा सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में वहां पर किया। वहीं बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम को लेकर तारीफ हुई और इस बात को निर्मला सीतारमण और धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों के सामने भी रखा। वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सबसे बड़ा देश में वो चला रहे हैं सरकार, और ये कोरोना के समय में भी उनके हर एक स्टेप आपको मालूम है। वो चाहे वो माइग्रेंट वर्कर हो, चाहे गांवों में रोजगार पैदा करने के लिए उनका कोशिश हो, और अभी भी उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट के लिए वो उनके तरफ से काम हो रही है, ये इन सभी विषयों को मन में रखते हुए पार्टी के एक कार्यकर्ता पार्लियामेंट में बहुत सालों से है, इसीलिए क्यों नहीं बुलाएं। प्रधानमंत्री जी की कोरोना को इस कठिन की स्थिति में चुनौती भरे रास्ते से देश को आगे ले जाने के लिए उनकी वैश्विक नेतृत्व के कारण आज विश्व उनको कई विकासशील देश और अनेक विकसित देश उनकी प्रशासनिक पहल की आदर्श मानते हैं। और बड़ी खबर, आज अयोध्या धाम पहुंचेगी रामायण एक्सप्रेस। दिल्ली से चलकर अयोध्या पहुंचेगी ट्रेन। रामायण एक्सप्रेस में 132 श्रद्धालु सवार हैं। रामलला हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। अयोध्या से वाराणसी जाएगी रामायण एक्सप्रेस। रेलवे अधिकारी श्रद्धालुओं का वहां पर स्वागत करेंगे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज अयोध्या में रामायण एक्सप्रेस पहुंचेगी। 132 श्रद्धालु इसमें सवार हैं, जो हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे पहुंच करके। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है कि श्रद्धालुजन को प्रभु श्री राम से जुड़े पावन स्थलों के सुगमता पूर्वक दर्शन कराने हेतु आईआरसीटीसी ऑफिशियल ने आज से रामायण सर्किट ट्रेन शुरू की है।
आस्था का सम्मान करते हुए इस पुनीत कार्य हेतु सभी राम भक्तों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद। ये यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ट्वीट किया गया है। रामनगरी अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से संचालित रामायण एक्सप्रेस ट्रेन आज अयोध्या पहुंच रही है। आईआरसीटीसी के इस विशेष पर्यटन पैकेज में पर्यटक भगवान राम से जुड़े स्थानों की सैर कर सकेंगे। दिवाली के बाद अयोध्या पहुंच रही इस पहली रामायण एक्सप्रेस ट्रेन की क्षमता करीब 156 यात्रियों वाली है। ये ट्रेन पूरी तरह से एयर कंडीशनर ट्रेन होगी। इसके अलावा घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटीसी की यह योजना काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पहली रामायण एक्सप्रेस 7 नवंबर को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चलकर 8 नवंबर की सुबह अयोध्या कैंट पहुंचेगी। इस ट्रेन की यात्रा 17 दिन की होगी, जिसमें 132 श्रद्धालु सवार होंगे। राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही रामनगरी में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने लगी है। इसे और गति देने के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें पूरी गंभीरता के साथ काम भी कर रही हैं। पर्यटकों के लिए बनने वाले टूर पैकेज में रामनगरी को भी प्रमुखता से शामिल किया जा रहा है और इसी वजह से सितंबर महीने में आईआरसीटीसी ने अपनी 4 धाम यात्रा पैकेज में रामनगरी को भी जगह दी। अयोध्या पहुंच रही रामायण एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर सीएम योगी ने भी ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्वागत है। ब्रेक के बाद जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से रविवार को ईडी ने पूछताछ की है। गुजरात के साबरमती जेल में अतीक अहमद और उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद हैं। दोनों ईडी ने अवैध संपत्तियों के मामले में कई घंटों तक पूछताछ की है। मुख्तार अंसारी ने ईडी के सवालों पर जो जवाब मांगे गए उनको टालने की कोशिश की। हालांकि इन दोनों की कई अवैध संपत्तियों पर योगी सरकार बुलडोजर चला चुकी है। अब ईडी ने भी इनसे पूछताछ शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामले में लगातार एक्शन जारी है। अब इस मामले में उमर गौतम के बेटे अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया है। इसकी गिरफ्तारी नोएडा से एटीएस ने की है। दावा किया जा रहा है कि अब्दुल्ला के अकाउंट से 75 लाख रुपए आने के सबूत मिले हैं, जिसमें से 17 लाख रुपए विदेश से आने की पुष्टि हुई है। अब्दुल्ला पर आरोप है कि इस्लाम अपनाने वालों को पैसे बांटता था। एजेंसी के मुताबिक अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का अब्दुल्ला अहम सदस्य भी है। खबर कानपुर से, जहां पर जीका वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जीका वायरस के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। रविवार को 24 घंटे में 10 नए मरीजों में जीका की पुष्टि हुई। इसके बाद अब शहर में संक्रमितों की संख्या 89 तक पहुंच गई है। कानपुर शहर में जीका वायरस का कहर जारी है। आज 10 नए केस सामने आने के बाद जीका से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 89 हो गई है। 24 घंटे में जो 10 लोग संक्रमित पाए गए, उसमें 3 एयरफोर्स कर्मी शामिल हैं। तो वहीं उसके बाद से आप घरों पर देखिए, जिनको होम क्वारंटाइन की सलाह दी वो अपने घरों में होम क्वारंटाइन है, क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि इसका इलाज नहीं, सिर्फ होम क्वारंटाइन ही इसका एक बेस्ट इलाज है। और कहीं ना कहीं मरीजों की बढ़ती संख्या प्रशासनिक अधिकारियों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। और ये सारे मरीज एयरफोर्स स्टेशन के एरिया के 4 किलोमीटर के रेडियस पर है। अगर बात की जाए तिवारीपुर, ओमपुरवा, श्यामनगर, जगईपुरवा या लाल बंगला, इन्हीं इलाकों के ही, या शिव कटरा, इन्हीं इलाकों के सारे मरीज निकल के आ रहे हैं। चकेरी थाना क्षेत्र में एयरफोर्स स्टेशन के 4 किलोमीटर के रेडियस में संक्रमित पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की करीब 70 टीमें इलाके में युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। अभी तक इलाके में करीब 4 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। 4000 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। गर्भवती महिलाओं पर स्वास्थ्य विभाग का विशेष फोकस है। इलाके में एंटी लार्वा का छिड़काव हो रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। यमुना एक्सप्रेसवे पर बीती रात हादसा हो गया। आगरा से नोएडा जा रही स्लीपर बस सुरीर थाना इलाके में धान से लदे ट्रक में जा घुसी। इसमें करीब आधा दर्जन सवारियां बुरी तरह फंस गईं। हादसा करीब सुबह 3 बजे का बताया जा रहा है। हादसे की सूचना पर 2 घंटे बाद एक्सप्रेसवे पर सुरक्षाकर्मी और पुलिस पहुंची और राहत और बचाव का कार्य शुरू किया।
लेकिन एक्सप्रेसवे सुरक्षा कर्मियों के पास क्रेन और राहत उपकरण न होने की वजह से घंटों इंतजार करना पड़ा। बस में फंसी हुई सवारियां चीख पुकार मचाती रहीं। तो यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। ट्रक में घुसी स्लीपर बस। यहां पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हादसा वहां पर हुआ। आधा दर्जन सवारियां बुरी तरह वहां पर फंसी। सुबह 3 बजे ये बड़ा हादसा टला है। दिवाली के बाद लोगों के वापस दिल्ली एनसीआर लौटने से कई जगहों पर भीषण जाम देखने को मिला। रविवार की रात को यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से नोएडा के बीच में कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। टोल प्लाजा पर फंसी हजारों गाड़ियां वहीं फंसी रहीं। यही हाल ग्रेटर नोएडा में नेशनल हाईवे 91 पर लोहारली टोल प्लाजा पर देखने को मिला है। जाम में फंसे वाहन चालक में हाहाकार मच गया। करीब 3 किलोमीटर लंबे जाम से लोग घंटों तक फंसे रहे। बाद में पता चला कि फास्टैग ठीक न होने के काम न करने के कारण वहां पर यह जाम लगा है। बुलंदशहर की तरफ आने वाले वाहन बुरी तरह से जाम में फंसे रहे। गाजियाबाद में छठ पूजा को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी हो गई हैं। हिंडन घाट पर तैयारियों को देखने के लिए रविवार को जिलाधिकारी और मेयर ने जायजा लिया। छठ पूजा को लेकर गाजियाबाद में तैयारियां पूरी हो गई हैं। नगर निगम ने हिंडन नदी पर बैठे छठ मैया के घाट पर साफ सफाई अभियान पूरा कर लिया है। खुद जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और गाजियाबाद की मेयर मौके पर पहुंचे और वहां पर जाकर छठ मैया पूजा के कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। आपको बता दें, आगे आने वाले 4 दिनों तक छठ मैया पूजा का आयोजन होगा। 10 और 11 नवम्बर को छठ पूजा के मुख्य कार्यक्रम है। वैसे पूरे शहर में लगभग 65 छठ घाट है जहाँ पे हमारी तैयारियां हैं और नगर निगम में चूँकि सिविक बॉडी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।